अरे हाय राम, सही पीपीटी भेजी है? ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? तू कर 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 मनीष कर। गुड इवनिंग तो बोल रही हूँ बेटा मैं तुम्हें, एक सेकंड, हमें ना चैनल लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि चैनल लॉगिन नहीं है तो तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिखेंगे नहीं अभी। 2 मिनट दे दो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सब लोगों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हुआ मनीष? वाई आर यू सो स्कैर्ड? ऑडियो नॉट क्लियर, कोई बात नहीं बेटा, आज अनक्लियर ऑडियो से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जिसको ऑडियो अनक्लियर आ रही है तो अनक्लियर ऑडियो के साथ बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर, ठीक है जी? आज है हमारा बेटा, नमस्कार बेटा, पहले तो आप मेरे को ईमानदारी से जेन्युइनली बताइए, है ना, कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, कैसी है, क्या दिक्कत हो रही है बेटा आपको, ठीक है ना? जो आपको बेटा बैच स्टार्ट होने से तो बेटा तुम रो ही रहे हो, हर दिन तुम्हें दिक्कत होती है, पता नहीं तुम्हारी दिक्कतें कब खत्म होगी जिंदगी की, ठीक है ना? 10th of December 2024 और आज हमें करना है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1। कल हमने बेटा शुरू किया था इस चैप्टर को और आज हम बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ बढ़ चुके हैं। पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आज हम सिर्फ पार्ट 1 ही कर पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है? चलिए सबसे पहले 2 मिनट रुकी जाना मनीष, एक बार चेक ही कर लेना कमेंट्स ना, हो गया? ठीक है। सबसे पहले बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए क्योंकि हम सबसे पहले चलाने जा रहे हैं समाप्ति एक्सप्रेस और हम करेंगे बेटा एक बारी संपूर्ण रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब आप बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो चीज आपको रिवीजन कराई जा रही है, ठीक है ना? जो आपको रिवीजन करा रहे हैं बेटा उसको बिल्कुल पहले फोकस करके सुनिए, क्या आपने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना? और आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको सारी चीजें याद आ रही है या आपको सारी चीजें याद नहीं आ रही बेटा, ठीक है ना? तो हमने कल की क्लास में ये पढ़ा कि मैम ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन अ लिविंग सेल आर बायोमोलिक्यूल्स as per NCERT, but your cell also has organic as well as inorganic compounds. All these are called as your biomolecules. But how did we know that a cell has which type of biomolecule? So we have to perform a test, and that test is called as chemical analysis test. And for chemical analysis test, we take a piece of liver and we take a piece of vegetable. That means we have to take a living tissue and then we have to grind it. Okay, we have to make a slurry. We will use mortar and pestle and then chutney banawing. Okay, and when we making chutney of beta the living tissue, the vegetable piece or the liver piece, तो फिर बेटा क्या होता है? फिर बेटा चटनी को फिल्टर करना होता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बनाया तुमने और फिर बेटा उसको जब तुमने फिल्टर किया तो यू गेट 2 कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज द फिल्टरेट पार्ट, द अदर वन इज कॉल्ड एज द चाय। अरे भाई चाय छानी थी ना तो चाय आ गया था ना, द अनदर वन इज नो, द फिल्टरेट इज द चाय, नॉट द रेटेंटेट ना। आधे मूर्खों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैम चाय कहां से बीच में घुसा दिया मैम ने, क्योंकि तुम तो कल की क्लास में आए नहीं थे ना भाई साहब, है ना? मैं और बोलूं या कन्विंस हो गए तुम? तो बेटा जी होता ये है, जैसे चाय बनाते हैं, जब पानी में चाय पत्ती डालते हैं तो पानी का कलर चेंज हो गया क्योंकि चाय पत्ती का कुछ कंपोनेंट पानी में डिसॉल्व हो गया। अब मैं उस पानी को छानूंगी तो एक मेरी चाय बाहर आ जाएगी और एक बेटा छन्नी में रह जाएगा। वैसे ही जब मैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में लिविंग टिश्यू या मतलब किसी भी लिविंग टिश्यू, लिवर या वेजिटेबल पीस को स्लरी बनाती हूँ तो जब मैं उसे फिल्टर करूंगी तो एक आएगा फिल्टरेट माइक्रोमोलिक्यूल या एसिड सॉल्युबल पूल, एक आएगा रिटेंटेट मैक्रोमोलिक्यूल या एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो एसिड में घुल गया
वो फिल्टरेट में आएगा, जो एसिड में नहीं घुला वो रिटर्नटेट में आएगा। मोर देन 10,000 डाल्टन वाले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, लेस देन 1,000 डाल्टन या 18 से 800 डाल्टन वाले आपके माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं या फिल्टरेट वाला पार्ट होता है। इसमें सारे मोनोमर्स आते हैं, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड, सिंपल शुगर, ये सारे बेटा मोनोमर्स आपके यहाँ आते हैं। यहाँ पॉलीमर्स आते हैं और यहाँ आपको 4 मेजर पॉलीमर्स दिखते हैं बेटा, एंड दोस पॉलीमर्स आर योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड यू ऑल्सो सी लिपिड्स। लेकिन मैम लिपिड्स की खास बात यह है कि लिपिड्स को बोला जाता है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाई दे आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल? बिकॉज बेटा उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 से 800 डाल्टन की रेंज में है, लेस देन 800 डाल्टन है। उस हिसाब से तो उसे मैम माइक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में होना चाहिए, बट फिर भी जब आप फिल्टर करते हो तो वो हमेशा बेटा कौन से पोर्शन में आता है? इट ऑलवेज कम्स इन द मैक्रोमोलिक्यूल पार्ट, क्योंकि लिपिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास ना एक हाइड्रोफिलिक हेड है बट एक हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये टेल ना बेटा पानी बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ये इंडिविजुअल कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये हमेशा वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, और ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया तो ये हमेशा किस पार्ट में आएंगे बेटा? ऑलवेज विल कम इन द रिटर्नटेट पार्ट, कभी भी वो फिल्टरेट वाले पार्ट में नहीं आएंगे। किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा? ठीक है, इसीलिए कहा लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल, बट फिर भी मैक्रोमोलिक्यूल में ही आते हैं। रीजन बता दिया मैंने आपको। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल फाउंड इन अ लिविंग सेल। एक सेल के अंदर 70 से 90% पानी होता है, 10 से 15% बेटा प्रोटीन्स होते हैं, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है, 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2% लिपिड होता है और 1% रेस्ट ऑफ द आयंस होते हैं। ठीक है जी, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल। देखो कौन से कंपोनेंट्स है ये तो केमिकल एनालिसिस से पता चल गया, लेकिन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है इसको पता करने के लिए आप करते हैं एश एनालिसिस टेस्ट। एश एनालिसिस टेस्ट में आपने क्या किया? आपने जो भी लिविंग टिश्यू या सेल लिया आपने, और फिर बेटा उसे सबसे पहले आपने वे किया। आपने जब वे किया तो आपको मिला वेट वेट। वेट वेट में क्या होता है बेटा? क्योंकि पानी ही मैक्सिमम है तो वो वाले वेट को वेट वेट कहते हैं। फिर आपने उसे बेटा ड्राई होने दिया, सेल को, पानी को इवेपोरेट होने दिया, आपने हीट किया, उसे बर्न नहीं किया, हीट किया, पानी इवेपोरेट हो गया, ड्राई हो गया, फिर आपने वे किया, ड्राई वेट हुआ, फिर आपने उसे बेटा बर्न किया। तो कार्बन पार्ट हमेशा बर्न हो जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट बेटा बर्न हो गया, बचा हुआ जो भी आपके पास रिमेनिंग चीज बची हुई है उसे आप बोलते हैं राख, एश। और एश विल ओनली हैव इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो आप पता कर सकते हैं कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपके सेल में प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसे बोला आपने एश एनालिसिस टेस्ट। फिर आपने क्या बात की बेटा? फिर आपने बात की मेटाबोलाइट्स की, विच आर अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के पार्ट होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी कंपाउंड्स जिन्हें आप मेटाबोलाइट्स कहते हैं। कुछ होते हैं बेटा जिन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है, कुछ होते हैं जिन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका आपकी बॉडी के अंदर नोन फंक्शन होता है। आपसे मैं पूछूं इस अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है आपको पता है? ग्लूकोज का क्या फंक्शन है पता है? हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? लिपिड का क्या फंक्शन है? कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है? सो एनी सच सब्सटेंस और कंपाउंड फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद नोन फंक्शन, एंड वो आपके बॉडी में डायरेक्ट बेटा किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस, जब हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की, किसी भी फंजाई की, किसी भी माइक्रोब की, ये उनकी बॉडी में बनते हैं बट उन्हीं होस्ट की बॉडी में ही आपको उनका रोल नहीं पता है। दे डू नॉट हैव बेटा नोन फंक्शंस। तो आप क्या करते हैं? उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर आप यूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपने बेटा पढ़े जैसे टर्पीनॉइड्स, मतलब आपने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ी। आपको वो टेबल प्रॉपरली याद रखनी है, कौन ड्रग्स हैं, कौन पिगमेंट्स है, कौन बेटा आपके लेक्टिन है, कौन बेटा आपका पॉलीमरिक सब्सटेंस है, कौन एसेंशियल ऑयल है। तो यू हैव टू रिमेंबर ईच सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद देयर रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हमने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बात पढ़ी थी बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको कोई समस्या तो नहीं है कल की क्लास से? ठीक है, आज का टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी महान है। अगर तुम एनसीईआरटी को देखोगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट के बारे में एनसीईआरटी ने आखिर दिया क्या है, दिया क्या है मैम, आखिर एनसीईआरटी ने दिया क्या है मैम, तो
एनसीईआरटी देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या देती है, ठीक है ना, देखो मैं बताती हूं। एनसीईआरटी ने दिया है ये, एनसीईआरटी ने दिया है ये पॉलीसैकेराइड, सीधे पॉलीसैकेराइड पे आ गई है। उसको लगता है तुम बड़े तेज हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना, वो तो बेटा हमें पता है क्या हो तुम, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने ये दिया है और बस इसमें यही ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये और ये इतना सा टॉपिक है, बट ये इतना सा टॉपिक बेटा नहीं है। आपको पॉलीसैकेराइड्स उठा के डायरेक्टली एनसीईआरटी ने दे दिया है। आपको कभी पॉलीसैकेराइड समझ नहीं आएगा अगर आप सैकेराइड्स ही नहीं जानते क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, आपको कुछ भी नहीं पता है। सीधा उठा के आपको एडवांस एक टॉपिक दे दिया है और फिर बेटा उस टॉपिक में भी आप देखोगे बॉन्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ग्लाइकोजन में कौन से बॉन्ड होते हैं, लेकिन ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या दिखता है, अल्फा बीटा फॉर्म क्या होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है बेटा, हमें कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट्स को ढंग से पढ़ना है। कंसेप्ट्स को ढंग से पढ़ने के लिए हम इस तरीके से एनसीईआरटी वाला फॉलो नहीं कर सकते बेटा, डायरेक्टली उसमें जंप नहीं कर सकते, हमको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। जो भी मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाऊंगी वो सारी चीजें आपको 12वीं कक्षा के बायोमोलिक्यूल्स में भी काम आएंगी, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहती हूं बेसिक्स तो क्लियर करो, बट फिर भी रेलेवेंट रखो टॉपिक को, टू मच आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना है। मैं जितनी भी चीजें क्लास में बताऊंगी बेटा, मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि आपको क्या क्या बताना है जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। आप सिर्फ ज्ञान ग्रहण कीजिए और इसी बात के साथ में बेटा क्या हम बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक विद ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में और मैं फिर बेटा कर दूंगी आपके चैट्स ऑफ। अरे बेटा जो खुद चैट्स ऑफ नहीं कर रहे ना वो ज्ञान क्यों देते हो कि चैट्स ऑफ कर दो। तो तुम क्या पढ़ रहे हो बताओ, तुम भले ही अच्छे वे में बोल रहे होगे पर तुम्हारे पास इतना खाली टाइम में तुम क्या कितना लिख रहे हो चैट्स ऑफ। अरे भाई वो मैं देख लूंगी चैट्स ऑफ करना है, तुम काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। हाँ वो तो मैम कर लेंगे ना, तुमको क्यों बेटा इतनी। डन, देखो मजा आ जाएगा बेटा। एक्चुअल में कहते हैं ना जिस टॉपिक में फील आएगी आपको फील आएगी, आई प्रॉमिस। आप अच्छे से सुनिए, आपको ना मतलब लगेगा कि एनसीईआरटी ने क्या ही किया है, ठीक है ना। आपको आज टॉपिक मैम से पढ़ के ये फील होगा कि क्या ही दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। देखो हम बात करने जा रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स की। हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स। यार मैम आप बायोलॉजी में कहते हो कि टर्म देख के आप मतलब बता सकते हो, बता तो सकते हैं, लेकिन अगर इस डेफिनेशन में हम टर्म को देख के मतलब समझने की कोशिश करें ना बेटा तो आधी अधूरी डेफिनेशन हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्योंकि मैम अगर मैं इस शब्द को तोड़ के देखूं तो इसमें आ रहा है कार्बो, कार्बो से हम लिख सकते हैं कार्बन, और हाइड्रेट आ रहा है, हाइड्रेट से हम लिख सकते हैं हाइड्रेट। इस डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इस डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हैं कि यस कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही दिखते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा हाइड्रेट ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, इतनी केमिस्ट्री तो तुम्हें ऑलरेडी आती है। ये कार्बन है, ये हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब बेटा जो पानी पीने के लिए हम कहते हैं ना कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पी लो, ये हो गया पानी, N लिख दिया, CnH2O होल N। इसी का मतलब है बेटा हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसी का क्या मतलब है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। दिस मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। बट मैम अगर मैं इस डेफिनेशन को सब पे चिपकाऊं तो सबके लिए पहली बात तो देखो, अब मैं तुम्हें अगर ये एग्जांपल देती हूं ना कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है एसिटिक एसिड, ये क्या है एसिटिक एसिड। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है क्या, सपोलो, तुम कहोगे कि नहीं मैम इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। बट बेटा अगर मैं इसको फॉर्मूला में डालना चाहूं यहां तो CN, N का मतलब तुम कोई भी नंबर डाल रहे हो, यहां N क्या है 2, NH2O होल N, यहां हो जाएगा 2। तो मैम इस हिसाब से एसिटिक एसिड भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा।
बट मैम एसिटिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट इस फॉर्मूले में वो सही बैठ रहा है। यानी कि मैम इस डेफिनेशन में हमें थोड़ी इंप्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, इसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। हम केवल ये नहीं कह सकते कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो एक्चुअल डेफिनेशन कहा जाता है, बिल्कुल प्यार प्यार से पढ़ना बेटा, आपको मैं बता रही हूं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप अगर अपने स्कूल में, अभी तो पता नहीं तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, पर ऐसे अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट कर सकते हो, अगर कोई मेरे से नहीं पढ़ता है ना तो उसको बता सकते हो कि देख भाई, उससे क्वेश्चन पूछ के ना, समझ रहे हो ना, इसमें शो ऑफ किया करो पढ़ाई में। वैसे तो तुम करते ही होगे बेटा, तुम्हें बताने की जरूरत है, तुम तो 4 कदम आगे होगे, जो यहाँ पढ़ के जाते होगे, चिपकाते होगे अपने दोस्तों पे, तुझे पता है ये, तुझे पता है ये, है ना। देखो मस्त डेफिनेशन। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, गलत नहीं है, बट हम एक्चुअल में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, बेस्ट डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज बेटा हाउ यू डिफाइन एनी कार्बोहाइड्रेट। और पता है इसी के लिए हम कह सकते हैं कि या तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आज थोड़ी केमिस्ट्री भी आएगी इसमें, मैम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे इसमें, इसे आप एल्डोस शुगर बोल सकते हो बेटा जी, या इसे आप बेटा कीटोस शुगर भी कह सकते हो। जब आप एल्डोस शुगर बोल रहे हो तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जब आप कीटोस शुगर बोल रहे हो तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब मैं आपसे कुछ चीजें बेटा पूछूंगी, आपसे इंटरेक्शन करूंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम लेक्चर को आगे प्रोग्रेस करेंगे। अब मैं ये मान के चल रही हूं आपको कुछ नहीं पता है बेटा, व्हाट इज दिस केमिस्ट्री। आपको अंडा आता है, अंडा, तो हम आपको बेटा अंडा से बनाएंगे 100। ओके राइम नहीं मिल रहा था हमको, ठीक है। चलिए, तो हम बताने जा रहे हैं कि वाई वी आर सेइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डोज शुगर या कीटो शुगर। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को वैसे शुगर के नाम से, शुगर मतलब स्वीट, दे आर जनरली स्वीट, स्वीट से आता है शुगर, सैकेराइड्स बोलते हैं, शुगर मींस सैकेराइड्स, अभी आगे समझाऊंगी वो चीज भी, बट पहले मुझे इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है ना। एल्डोस शुगर बोल रहे हैं या कीटोस शुगर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि मिनिमम मेरी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए कि मुझे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में जीएमसी मिल जाए, तो जीएमसी मिलने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यार मिनिमम तो यार 650 नंबर आने चाहिए तभी तेरे को जीएमसी मिलेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम कट ऑफ कितना है, 650। वैसे ही अगर मैं कह रही हूँ एक कार्बोहाइड्रेट बनाना है तेरे को, कार्बोहाइड्रेट तो बड़े सारे एग्जांपल्स है ना बेटा, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, करोड़ों कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं बेटा नेचर के अंदर। लेकिन सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, मतलब मिनिमम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें 3 कार्बन चाहिए होते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन इसके डेफिनेशन से ही आती है। कैसे, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं अगले पेज में लिख रही हूं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स मैम या तो होते हैं एल्डो शुगर, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो आपने बताया, और या तो मैम ये क्या होते हैं कीटो शुगर जो आपने बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आपका एल्डोज है तो आप कह रहे हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर वही चीज कीटो शुगर है बेटा तो आप सेम चीज में बस क्या कह रहे हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कह रहे हो। कितने बच्चों ने मेरा लेक्चर इसको यूट्यूब में ऑलरेडी देख लिया है, जिस प्रकार से तुम आंसर दे रहे हो तुमने पक्का मेरा लेक्चर देखा है। प्रिंस बेटा थोड़ी अपनी बेटा जो प्रिंस गिरी है ना, राजकुमार प्रिंस, थोड़ा बेटा फास्ट फास्ट हाथ चलाओ, राजा बनके कम बैठिए जी, नॉट रिटर्न तो जल्दी रिटर्न कीजिए।
बहुत सारे बच्चों ने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, और कुछ बच्चों ने नहीं देखा। कुछ बच्चों ने खजाना में देखा है, कुछ बच्चों ने यूट्यूब में देखा है, कुछ बच्चों ने नहीं देखा है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है। यार देखो, इसके नाम में क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें कार्बन पूछा ही क्यों मैंने? क्या ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं है? क्या ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, सारे ही तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, सारे ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दीज ऑल आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूं आपके एल्डोस शुगर की तो, या कीटोस शुगर की, तो मैं 3 कार्बन मिनिमम क्यों बोल रही हूं? कोई छोटे से छोटा कार्बोहाइड्रेट ही क्यों ना, उसमें 3 कार्बन क्यों होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं देखो बना दे रही हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं क्यों। और यहां नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, 1 2 एंड 3। देखो मुझे इसे बनाना है एल्डोज, एल्डोज शुगर बनाना है, तो मेरे को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है। पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, पॉली का मतलब मोर देन वन, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, मतलब मोर देन 1 OH तो मुझे चाहिए। अब मोर देन 1 में बेटा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मोर देन 1 में तो बेटा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट मेरे को यहाँ मिनिमम कार्बन देखने हैं। तो मिनिमम कार्बन के लिए मेरे को मिनिमम OH देख, मिनिमम कार्बन देख रही हूँ ना मैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटा वाला बना रही हूँ मैं, तो मिनिमम के हिसाब से तो मोर देन 1 मतलब 2। तो 2 OH लगाने के लिए मेरे को 2 बेटा कार्बन का सहारा चाहिए, उसी सहारे में एटलीस्ट 2 OH लगा पाऊंगी। 3 लगाने हैं तो 3 कार्बन, 4 लगाने हैं तो 4 कार्बन, है ना। तीसरा वाला मैंने खाली क्यों छोड़ा है? क्योंकि मेरे को इसे एल्डिहाइड भी तो बनाने का है ना बेटा। एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO, बन गया ये एक कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, ये हो गया एल्डिहाइड। अब पॉलीहाइड्रोक्सी में और भी बेटा कार्बन और भी OH। अब देखो ना, अब इसको तुम यहीं तक बनाओ, बट मैं तुम्हें बेटा आपको इसके आगे की भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। ये तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ना, सिर्फ 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना होते हैं भैया, 4 कार्बन वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं। और जितने तुम बेटा इसमें कार्बन ऐड कर रहे हो तो OH तो ऐड करोगे ही भाई। अब कौन से साइड ऐड करोगे वो बाद की बात है। पॉलीहाइड्रोक्सी में और कितने भी हाइड्रोक्सी हो सकते हैं, जितने भी हाइड्रोक्सी लगाओगे उसके लिए कार्बन की जरूरत पड़ेगी। मैं तो तुम्हें मिनिमम कार्बन बता रही हूं कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 कार्बन से तुम कतई कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। समझ में आया? यस एवरीवन, समझ में आया बेटा? यस। अब बेटा देखो, एल्डिहाइड जो हमेशा लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप को तुम हमेशा टर्मिनल एंड पे ही लगा सकते हो। एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं लग सकता, फिर तो वो कीटो बन जाएगा भाई। एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज बेटा, एल्डिहाइड टर्मिनल मतलब एंड पर ही लगता है। कीटोन जो होता है वो बीच में लगता है, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे लगता है। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया मेरे प्यारे सपोलो, और ये भी तो एक कार्बोहाइड्रेट हुआ ना। हर कोई एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होता है, कुछ कुछ कीटोन वाले भी होते हैं। और कीटोन वाले के लिए भी बेटा कार्बन सबसे पहले नंबर करो 1 2 3। बनाना तो मुझे इसे भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए बेटा मेरे को 2 OH तो लगाने का ही है। मैंने इसमें देखो हाइड्रोजन भी लगाना है भाई, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया इसका मतलब होता नहीं है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन लगा लो, वैलेंसी पूरी कर लो भाइयों और बहनों। यहां भी मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी लगा दिया, अब मुझे कीटोन लगाना है। मैंने यहां हाइड्रोक्सी को ऊपर लगाया, कीटोन को कार्बन नंबर 1 पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कीटोन कार्बन नंबर 1 पे लग ही नहीं सकता है। कार्बन नंबर जो टर्मिनल है उस पर हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप ही बनेगा, कीटोन तो लगेगा ही नहीं। तो कीटो ग्रुप होता है इंटरमीडिएट, ऑलवेज इंटरमीडिएट। कार्बन की वैलेंसी कर लो पूरी। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये है कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट। दिस इज अ कीटोन ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप इज ऑलवेज इंटरमीडिएट। मेरे साथियों बोलिए जी, क्या किसी को कोई समस्या? बताइए। यस किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? यस क्लियर है बेटा? यहां तक थम्स अप दे दीजिए, ठीक है।
जिया बेटा समझ नहीं आया, जिया बेटा आपके पास है ओनली जिया। और समझना यू ऑल्सो नीड बेटा हियर ब्रेन। ओके बेटा बुद्धि का इस्तेमाल कर जिया। वैसे तो मैं तेरे को ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, ये तेरे को कैसे समझ नहीं आया बेटा? थोड़े तो एफर्ट्स डाल। क्लास को हुए 26 मिनट हो गए हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताई है अभी मैंने, पूरी केमिस्ट्री पढ़ डाली है तूने, खत्म होने वाला है सिलेबस। तेरे को बेसिक केमिस्ट्री नहीं आई? हाँ क्या किया रे जिया? जिया बेटा पढ़ाई कर। डन। डन। आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? वाई वी आर सेइंग दी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। हमने किसी भी कार्बोहाइड्रेट को एल्डोस शुगर या कीटो शुगर क्यों बोला, क्यों ऐसे डिफाइन किया? क्योंकि यही होते हैं। और इसी कारण से तुम्हें किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कार्बन दिखते हैं बेटा, मिनिमम कार्बन 3 किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं? अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ इतनी क्लैरिटी से? नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी ने तो डायरेक्टली पॉलीसैकेराइड्स की बात की, बताया ही नहीं है कि पहले मोनोसैकेराइड्स होते हैं, क्योंकि जब तक मोनोसैकेराइड्स होंगे ही नहीं तब तक पॉलीसैकेराइड्स बन ही नहीं सकते। तो हम बेटा क्या करेंगे, अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाउ डू यू क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स। स्ट्रक्चर जरूर दिया हुआ है, राइबोस का भी है ना, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लूकोज का भी, यानी मोनोसैकेराइड्स के बारे में बताया जरूर है पर लिखा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? डन। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? सो वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड वी कैन कैटेगराइज दीज कार्बोहाइड्रेट्स, we can categorize these carbohydrates beta into 3 parts. देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम पता है क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज सैकेराइड्स। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकेराइड्स कहते हैं स्वीट। सैकेराइड मीन्स स्वीट, स्वीट मीन्स शुगर, मीन्स शुगर। अब आप समझना इस चीज को। इसीलिए तो बेटा हम क्या कह रहे थे कि हमारे फिल्टरेट वाले पार्ट में आते हैं सिंपल शुगर, रेटेंटेट वाले पार्ट में आते हैं पॉलीमर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर। ये शुगर, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर का क्या मतलब है? सिंपल का मतलब ऑब्वियस सी बात है मोनोमर होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब होता है पॉलीमर होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकेराइड्स एंड सैकेराइड्स आर शुगर. Now these sugars are categorized into different types. You have monosaccharides, you have oligosaccharides and you have polysaccharides. देखो हमने कैसे कैटेगराइज किया बेटा? हमने कहा you have monosaccharides, you have oligosaccharides, and you have polysaccharides. बेटा अगर तुमसे कोई पूछे तुमने किस बेसिस पर, किस आधार पर इस सैकेराइड को, इस कार्बोहाइड्रेट को इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो इसका नाम स्वयं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं किस बेसिस पर क्लासिफाई हुआ हूं। मैं सैकेराइड के बेसिस पर क्लासिफाई हुआ हूं, क्योंकि एक के नाम के आगे लगा हुआ है मोनोसैकेराइड, एक के नाम के आगे लगा हुआ है ओलिगोसैकेराइड, एक के नाम के आगे लगा हुआ है पॉलीसैकेराइड। अधिकतर बच्चे कई बार बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन तो डिफरेंट है ही, बट आप इनके नाम को देखो ना, ये शुगर के बेसिस पर क्लासिफाई हुए हैं। अभी आप में से 50% जनता या उससे भी ज्यादा जनता को शायद पता ही ना हो कि शुगर का यहां मतलब क्या है। व्हाट इज इट शुगर? अभी मैं समझाऊंगी, तसल्ली से वेट करो, ठीक है ना?
क्या है ये सिंगल शुगर ओलिगो सैकराइड्स पॉलीसैकराइड्स का मतलब? सैकराइड लगा हुआ है, एक में लगा हुआ है मोनो, एक में लगा हुआ है पॉली, एक में लगा हुआ है ओलिगो। यानी मैंने सैकराइड्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ सैकराइड्स के बेसिस पर मैंने कैटेगराइज किया है, नंबर ऑफ शुगर के बेसिस पर मैंने कैटेगराइज किया इसको इनटू डिफरेंट टाइप। दीज आर द बेसिक्स बेटा, ये आपके बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको बता रही हूँ, इवन अंडरग्राउंड लेवल से बता रही हूँ बेटा, बेसमेंट लेवल से बता रही हूँ, ठीक है ना। आपने इसे कैटेगराइज किया, जब आपने मोनोसैकेराइड बोला तो इसका सिंपल सा मतलब है मैम, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल यानी कि वन, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, इसमें सिंगल शुगर है, ओनली वन शुगर होती है। क्या मतलब है अभी बताती हूं। ओलिगो का मतलब है यहां फ्यू, सैकेराइड का मतलब है यहां शुगर, पॉली का मतलब है बेटा मेनी, मेनी का क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगी, एंड सैकेराइड का मतलब होता है बेटा शुगर, ठीक है ना। मेनी एंड सैकेराइड का मतलब है शुगर। क्या तात्पर्य है? ऑफ कोर्स बेटा, जब आप कह रहे हैं मोनोसैकेराइड तो यहां आप बात कर रहे हैं सिंगल शुगर की। इसे पता है कैसे, अभी के लिए कैसे रिलेट करो, अभी के लिए रिलेट करो मोती की माला से। मेरे को मोती की माला बनानी है, मोती की माला बनाने के लिए अब बेटा मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, आप मुझे बताना आपको समझ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे को मोती की माला बनानी है, ठीक है ना। अब कितनी लंबी माला होनी चाहिए वो बाद की बात है, बट ये जो मोती की माला बनी है बेटा, ये किससे बनी है? ये बनी है मेरी मोतियों से बनी है। इंडिविजुअल यूनिट्स को मैंने क्या बोला बेटा? मोती बोला मैंने। मेरे पास मोती नहीं होगा तो माला मैं कैसे बनाऊंगी, छोटी या बड़ी? आप ऐसे समझो कि वो जो सिंगल मोती है ना बेटा, वो सिंगल मोती में ना मोनोसैकेराइड है। जो मैं सिंगल शुगर की बात कर रही हूँ ना, वो सिंगल शुगर मोनोमरिक यूनिट जो मोती है वो मोनोसैकेराइड है। इन्हीं मोनोसैकेराइड्स को जोड़ूंगी ना तो बनेगा और बनेगा पॉलीसैकेराइड। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ओलिगोसैकेराइड्स बोलती हूँ, फ्यू का क्या मतलब होता है? यहाँ फ्यू का मतलब होता है 2 से लेके 9 शुगर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके बनते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और जब आप मेनी का कहते हैं तो आप कह रहे हैं मोर देन 10। यानी कि अगर बेटा मैंने 2 मोती से माला बनाई, 2 मोती की माला, लैग हो रहा था क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ, अभी तो नाउ तो इट्स फाइन ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा स्क्रीन। यार एक तो पानी भिजवा देना, बस थोड़ा सा लैग हुआ था बट आई थिंक अभी ठीक है, नॉर्मल, अभी ठीक है ना। हाँ थैंक यू। इस पानी का टेस्ट अजीब सा आ रहा था, थैंक यू भैया। ठीक है, अभी सुनो, ऑल गुड। हाँ हाँ, वापस से बता रही हूँ, सुनो। एक्चुअल में बेटा हम कहते हैं कि यार अगर मेरे को मोती की माला बनानी है, वापस से बता रही हूँ, मोती की माला बनाने के लिए मेरे को मोती चाहिए, तो मेरा मोती क्या है बेटा? यूनिट है, मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है ना। तो मेरे को यहां पे भी जब पॉलीसैकेराइड्स बनाने हैं या ओलिगोसैकेराइड्स बनाने हैं, वो मोती की माला है, उसको बनाने के लिए मेरे को मोती चाहिए। यहां पे मोती क्या है मेरा? मोनोसैकेराइड जो सिंगल यूनिट है बेटा। अब मैं कितने मोती जोड़ती हूं उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि मैं कितने मोतियों की माला बना रही हूं। क्या मैं ओलिगोसैकेराइड बना रही हूं या मैं पॉलीसैकेराइड बना रही हूं? अगर मैंने 2 मोती जोड़ के माला बनाई, 2 मोतियों की माला तो बेटा कौन ही पहनेगा? अगर मैंने 2 मोतियों की मतलब माला बनाई तो वो ओलिगोसैकेराइड है, 3 की भी बनाई तो भी वो ओलिगोसैकेराइड है, 4 की बनाई, 5 की बनाई, 6 7 8 9 9 तक, 2 से लेके 9 तक अगर मैंने जोड़े तो वो मेरे ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं, छोटे चेन से ये। और अगर मैंने बेटा 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स जोड़ दिए, 10 से ज्यादा मोती जोड़ के माला बनाई, तो मेरे बन जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मतलब पॉलीसैकेराइड्स में तो तुम्हें पता है बेटा, हजारों 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 मोती जोड़ के तुम बनाते हो बेटा पॉलीसैकेराइड्स। क्या आपको मोती की माला से कॉन्सेप्ट समझ में आया? अमीनो एसिड्स में भी मोती की माला का ही इस्तेमाल करेंगे हम, मतलब समझाने के लिए टॉपिक, ये समझ में आया ना। मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर का मतलब यही होता है, एक सिंगल यूनिट है, वो एक सिंगल मोती है। जब उन्हें जोड़ते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। 2 से लेके 9, यहां 2 कार्बन नहीं है, कई सपोले 2 कार्बन कर देते हैं, 2 कार्बन वाला नहीं है भैया कॉन्सेप्ट, 2 शुगर जुड़ते हैं,
2 से लेके 9, 10 से ज्यादा जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनेगा। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है। अब बेटा देखो, जब मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रही हूं तो ऐसा अब मोनोसैकेराइड को कैसे कैटेगराइज करोगे यार? मोती की तो मैंने बात कर ली कि मोती जो है मेरा सिंगल, वो मोती मेरा मोनोसैकेराइड है, पर मोती में भी अलग अलग कलर्स आते हैं। कोई मोती बेटा वाइट है, कोई मोती बेटा पिंक है, कोई मोती बेटा ब्लू है, कोई मोती बेटा रेड है। तो मोती भी बेटा अलग अलग कलर्स के हैं, या फिर ऐसे बोल दो कलर से ज्यादा है साइज। कोई मोती बिल्कुल छोटी है, मान लो कोई मोती इतनी सी है, कोई मोती इतना बड़ा 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 है तो सारे बेटा मोती, सारे मोनोमर्स हैं, बट सबका साइज देखो अलग अलग है। एक्चुअल में मोनोसैकेराइड्स जो सिंगल शुगर होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ 3 कार्बन वाले, कुछ 4 कार्बन वाले, कुछ 5 कार्बन वाले, कुछ 6 कार्बन वाले, कुछ 7 कार्बन वाले। नंबर ऑफ कार्बन among the different monosaccharides is also different। है तो सारे बेटा मोती, पर कोई छोटा मोती है, कोई बहुत बड़ा मोती है, क्योंकि सारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन है तो सारे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। क्या समझ में आई बेटा बात? यस। तो मैं यहां पे कह सकती हूं ये तो है तो सिंगल शुगर, बट यहां पे मैं लिखूंगी डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, different monosaccharides have different number of carbon, different number of carbon होगा, है ना? और जितने कार्बन है उस बेसिस पर उनका नाम हो जाता है। यस, इजी, कितना रिलेटेबल है ना? लेकिन कार्बन नंबर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7, इतना ही हो सकता है। C3, C4, C5, C6 एंड C7 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को बोला जाता है ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर 3 कार्बन वाले को, 4 कार्बन वाले को बोला जाता है टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन वाले को बोला जाता है पेंटोज शुगर, 6 कार्बन वाले को बोला जाता है हेक्सोज शुगर, 7 कार्बन वाले को बोला जाता है हेप्टोज शुगर। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वेरी करता है इन डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। आपको मैं ये बता दूं, नेचर में सबसे कॉमनली एग्जिस्टिंग जो शुगर होते हैं वो होते हैं पेंटोज शुगर और होते हैं हेक्सोज शुगर। एनसीईआरटी में भी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो पेंटोज और हेक्सोज शुगर के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 5 कार्बन वाले, कार्बन नहीं बेटा, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले। तो अगर मैं कहूं ये जो होते हैं ये सबसे कॉमन वाले होते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन शुगर्स दैट एग्जिस्ट। These are the most common sugars बेटा, these are the most common sugar। डन। मैं यहीं पे वैसे चाहूं तो आपको एक एक एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ बता देती हूँ, हालांकि मैं आगे आपको बढ़ाऊंगी। पेंटोज का एग्जाम्पल है, जैसे आप आरएनए में पढ़ते हो राइबोज शुगर, और हेक्सोज का तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, पढ़ते ही हो ना। ये दोनों के स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिए हैं तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? समझ गए? यस एवरीवन। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 2 से लेके 9 शुगर कंबाइन करते हैं। देखो यहां ना हमें ज्यादा नाम नहीं लिखने, जैसे ना अगर 2 शुगर कंबाइन करे तो उनका नाम क्या हो जाएगा डाई, और शुगर कंबाइन किए ना तो सैकेराइड। आप ना रटो मत, देखो यहां तो शुगर तो एक ही है ना, तो यहां सैकेराइड वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए यहां ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, क्योंकि यहां है तो शुगर एक ही ना सब में। ये भी एक सिंगल शुगर है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, बस इनमें सब में कार्बन नंबर डिफरेंट है। बट यहां कार्बन तो डिफरेंट हो गई, बट यहां नंबर ऑफ शुगर अलग है। अगर 2 यूनिट्स आपके कंबाइन करते हैं, 2 मोनोमर, 2 शुगर कंबाइन कर रहे हैं तो डाई सैकेराइड, क्योंकि शुगर है। वैसे ही 3 शुगर कंबाइन कर रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। 4 कंबाइन कर रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड। सबके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा आई थिंक आपको बेटा समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही 5, 6, 7, 8 एंड 9 शुगर आपस में कंबाइन कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में आपको यहां नहीं समझाऊंगी, पॉलीसैकेराइड्स हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक ही चीज को तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स इन अ डिफरेंट स्लाइड, नॉट हियर। ओके जी, मैंने कोशिश की अगर आपको 0 आता है ना बेटा तो मैं आपको वहां से बताऊं, मैं डायरेक्ट जंप करके पॉलीसैकेराइड बता दूंगी, आप लोग रट लेंगे, खुश हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे, बट आपको बेटा बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा, कंसेप्ट्स कुछ भी क्लियर नहीं होंगे। फिर आप बायोमोलिक्यूल से 12वीं की पढ़ोगे तो सोचोगे यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो थोड़े से बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। इंडियन स्पाइडरमैन आयुष, आयुष भैया जाल निकालते हैं क्या आप, है मकड़ मानुष? नंबर ऑफ कार्बन तो वेरी करेगा ही ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। धन्यवाद पूर्णिमा। चलिए जी, डन 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 डन, सो फार गुड। अगेन बेटा हम कुछ बेसिक्स की ही बात करेंगे। अभी तो हमने बोल दिया कि मैम देखो कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं सिंगल शुगर, उनमें नंबर ऑफ कार्बन, देखो नंबर ऑफ कार्बन तो सब में वेरी कर रहा है, ऑफ कोर्स इनमें भी आपस में नंबर ऑफ कार्बन तो वेरी कर रहा है, बट हमें जानना है बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर रहा है ये बताना जरूरी है, क्योंकि शुगर तो सारे सिंगल है ना, ये भी एक सिंगल शुगर है, ये भी सिंगल शुगर है, ये भी, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वेरी करे, पर यहाँ तो शुगर ही डिफरेंट है। शुगर डिफरेंट होगा तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर, 5 शुगर, 6 शुगर, समझ गए ना। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर की थोड़ी बात। अगर बेटा आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट 2 तरीके से, कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है उनका स्ट्रेट चेन, सीधी लीनियर चेन, और एक होती है वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट, स्ट्रेट चेन, और एक होती है बेटा वो लीनियर रिंग फॉर्म। रिंग में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होती है फ्यूरेनोज रिंग, एक होती है पायरेनोज रिंग। इसमें भी 2 प्रकार, एक होती है पायरेनोज रिंग और एक होती है फ्यूरेनोज रिंग। नाम सुना हुआ है किसी ने ये रिंग्स का? रिंग्स का नाम सुना है भाइयों और बहनों? हाँ, यस यस। एक बच्चा कहे ऑर्गेनिक जूलॉजी चल रही है, बात तो सही है। अभी देखो जब मैं स्ट्रेट चेन की बात करती हूं मतलब कोई भी शुगर, अरे भाई ये कौन सा कलर आ गया, जब मैं स्ट्रेट चेन की बात करती हूं तो कोई भी शुगर का जब आप ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाओ ना बेटा, नंबर ऑफ कार्बन पे अभी मत जाओ, मतलब जब आप ऐसा सा स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, सीधी चेन, आप बोल रहे हो उसे स्ट्रेट चेन। अभी मैं सिर्फ ये दिखा रही हूं, और स्ट्रेट चेन को देख के ही रिंग फॉर्म बनता है बेटा। और ये रिंग जो होती है 2 प्रकार की बनती है, अभी मैं बनाना भी सिखाऊंगी, हालांकि जूलॉजी में दिया नहीं है बट आपको केमिस्ट्री में काम आएगा, तो मैं एटलीस्ट ग्लूकोज का तो बनाना सिखा दूंगी आपको। और जैसा ग्लूकोज का बनता है ना बेटा, वो सेम चीज आप सारे स्ट्रक्चर्स के लिए फॉलो करते हो। अगर एक का बनाना सीख जाओगे तो सबका वैसे ही बनता है। ये देखो ऑर्गोलॉजी, ऑर्गाजू, वाह वाह वाह, क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। देखो पायरेनोज रिंग, ऐसी ही शक्ल दिखती है पायरेनोज रिंग की। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट का पायरेनोज रिंग बनना है तो एक्चुअल में ऐसी रिंग बनती है, अभी मैं आपको सारा समझाऊंगी। आज तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के भी बेसिक्स कर रहे हैं। और अगर फ्यूरेनोज रिंग बनता है तो वो ऐसा दिखता है। देखो अगर आप पायरेनोज रिंग बनाते हैं तो पायरेनोज रिंग की शक्ल ऐसी दिखती है, और रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो होते हैं 5। विद इन द रिंग, रिंग के अंदर मैंने ऑक्सीजन को कहां बनाया इसको देखिए, और विद इन द रिंग आपको 5 कार्बन दिखते हैं। लेकिन अगर फ्यूरेनोज होता है, ऑक्सीजन की पोजीशन देखिए, और रिंग के अंदर बेटा कार्बन देखिए होते हैं 4। रिंग के बाहर और भी कार्बन हो सकते हैं। और स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनता कैसे है वो भी मैं आपको बेटा अभी समझाऊंगी, वो भी समझाऊंगी, बट अभी आप सिर्फ बेसिक्स को समझिए कि अगर पायरेनोज रिंग बन रही है तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, विद इन द रिंग
विद इन द रिंग आपको दिख रहा है क्या, विद इन द रिंग आपको दिख रहे हैं 5 कार्बन्स। बेटा ऐसा नहीं कि 5 कार्बन वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बनाते हैं पायरेनोज, नहीं भाई, रिंग के अंदर 5 कार्बन है, आउटसाइड द रिंग और भी कार्बन हो सकते हैं। मैंने कहा रिंग के अंदर 5 कार्बन होने चाहिए। और जब आप फ्यूरिनोज रिंग की बात करते हैं तो रिंग के अंदर 4 कार्बन होने चाहिए, रिंग के बाहर और भी कार्बन हो सकते हैं भाई, समझ रहे हो, रिंग के बाहर कार्बन हो सकते हैं, बट विद इन द रिंग ऑलवेज विद इन द रिंग 4 कार्बन, विद इन द रिंग 4 कार्बन, विद इन द रिंग 5 कार्बन। बताइए यहां तक किसी को दुख दर्द समस्या? बताइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जहरीले क्रेट्स, बताइए मेरे सारे क्रेट्स। किसी को कोई दुख दर्द समस्या? नो? चलिए, बंगारस, क्रेट इज अ बंगारस, ठीक है ना, कह रहे हैं नो सपेरी मैम। चलिए अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से, ठीक है। सम ऑफ यू आर नाजा नाजा, सम ऑफ यू आर बेटा बंगारस, सम ऑफ यू आर ऑर्निथोरिंकस, सम ऑफ यू आर टेरोपस, सम ऑफ यू आर some of you are pteropus, some of you are macaca, many of you are macaca beta, so many of you are macaca, yeah I'm telling you, ठीक है ना। चलो कुछ ना समझ आया, चलो हम शुरू कर रहे हैं बेटा मोनोसैकेराइड्स। बेटा जब ना तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी लड़ाई हो और जो तुम्हारे बेटा क्या बोलते हैं जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उसको तुम कह देना यू मकाका, शट अप यू मकाका, ओके। कुछ लोग तुम में से क्या बोलेंगे, शट अप यू कैनिस, शट अप। हाँ अभी देखो मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, क्योंकि मोनोसैकेराइड जो है वो बेसिक्स है आपके पॉलीसैकेराइड्स के लिए, सो ये सीढ़ी बनती है पॉलीसैकेराइड्स को समझने के लिए। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है बेटा सिंगल शुगर यूनिट। एनसीईआरटी ने बेटा कौन से मोनोसैकेराइड्स एक्सप्लेन किए हैं, ग्लूकोज एंड राइबोज, तो हम भी उन्हीं की बात करेंगे। और आपको मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बनाना बताती हूँ। आपको अगर एक का स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना बेटा, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स यू कैन ड्रॉ। हमें सब कुछ बेटा यहाँ पीएचडी नहीं करनी, आप चाहो तो घर में प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। यस रैटस कह रहे हैं मैम हम तो रैटस भी बोलते हैं, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं बोल तो रही हूं, ठीक है ना। चलो देखो मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल शुगर। मैं सबसे पहले बात करने जा रही हूं मैम हमारा प्यारा प्यारा एक स्ट्रक्चर जिससे रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, वो है हमारा प्यारा ग्लूकोज, ठीक है ना। जब मैं ग्लूकोज की बात करती हूं तो ग्लूकोज की 2-3 इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, तो आपको पता चल गया कि अगर ये एल्डो शुगर है मैम तो डेफिनेटली इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, यानी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैम ये एक हेक्सोज शुगर है, तो आपको पता चल गया कि मैम ये एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, एल्डोज हो गया, हेक्सोज शुगर हो गया। तीसरी इंफॉर्मेशन जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझने में बेटा हेल्प करती है वो है आइडेंटिफाई दिस, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, आइडेंटिफाई दिस with the help of third carbon, with the help of third carbon। क्यों मैम, अभी समझा दूंगी, आप लिखो पहले, हाइड्रोजन ऑन राइट साइड। देखो कितना इजी है, हम स्ट्रेट चेन भी बनाएंगे और हम रिंग फॉर्म भी बनाएंगे। आपको मैम ने क्या बताया ग्लूकोज के बारे में कि मैम ये हेक्सो शुगर है, आपकी पहले जिम्मेदारी क्या बनती है, हेक्सोज बनाओ इसे। हेक्सोज का मतलब होता है बेटा आप बनाओ 6 कार्बन, तो और 6 कार्बन को सबसे पहले बेटा नंबरिंग करो, 1 2 3
4 5 6, मैंने 6 कार्बन बना दिए। मैंने अभी हेक्सोस बनाया, ठीक है। और फिर बेटा मैं क्या करूंगी, इसे एल्डोज में यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मुझे एल्डिहाइड में इसे कन्वर्ट करना है, तो मैं एल्डिहाइड लगा दूंगी। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे लगता है, तो मैंने एल्डिहाइड लगा दिया। अब बेटा ये है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी होती है, OH लगता है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैम ग्लूकोज में OH जो है राइट साइड पे लगाएं या लेफ्ट साइड पे लगाएं। है तो पॉलीहाइड्रोक्सी ना मैम, लगेंगे तो बाकी कार्बन में OH। जैसे हमने बेटा मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स में 3 OH 2 OH लगाए थे ना, 3 कार्बन वाला जब बनाया था, ट्राइओज वाला जब बनाया था। अब ये तो 3 कार्बन वाला नहीं है ना, 6 कार्बन वाला है, बाकी में तुम्हें OH लगाना है और बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाना है। बट ये समझ नहीं आ रहा मैम OH को राइट साइड पे लगाएं या लेफ्ट साइड में लगाएं, ये जरूरी क्यों है, आप अपने मन से क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जब आप इसकी रिंग फॉर्म बनाते हो तो रिंग फॉर्म में ग्रुप्स को प्लेस करने के लिए राइट और लेफ्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भैया सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है थर्ड कार्बन, आपको तीसरे कार्बन पर नजर रखनी है, क्योंकि तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन राइट साइड पे होगा, बाकी सब में अपोजिट। देखो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड, OH अपोजिट हो गया, बाकी सब में उल्टा है, OH H OH H OH H OH H एंड बैलेंसी पूरी करने के लिए आप यहां एक हाइड्रोजन लगा दो। कितना इजी है बताओ, कितना इजी है बताओ, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। आपको आइडेंटिफाई, एक तो आपको पहले तो नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं, हेक्सोज, एल्डिहाइड लगाना है, और सिंपल सी बात है मैम आइडेंटिफिकेशन इसकी थर्ड कार्बन से है। एक थर्ड कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन राइट साइड पे है, बाकी सब में अपोजिट है। समझ में आ गई बेटा बात? और अगर बेटा मैं इसी से रिंग फॉर्म जब बनाऊंगी ना, तो ये जानना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि जो भी चीज आप चेन बनाते वक्त में राइट साइड पे लिखते हो, जो भी चीज आप चेन बनाते वक्त में राइट साइड पे लिखते हो, द ग्रुप्स विच आर ऑन राइट साइड, आप रिंग बनाते वक्त में रिंग में वो हमेशा नीचे होंगे। अभी मैं समझाऊंगी क्या मतलब है इसका। जब रिंग बनाओगे तो ये हमेशा रिंग में लोअर साइड पे होते हैं, ये क्या मतलब है मैं आगे आपको समझाऊंगी। मुझे बताओ स्ट्रेट चेन बनाने में किसी को कोई दुखद समस्या? जब भी तुम रिंग फॉर्म बनाओगे इससे, तो हमेशा याद रखो जो रिंग फॉर्म होता है उसमें जो भी ग्रुप आपने राइट साइड पे लिखा है वो हमेशा रिंग में नीचे की तरफ होती है। एनी समस्या बताइए? क्लियर है सभी को? अब हमें बेटा देखो मेहनत करनी है। अब आप पेंसिल से ही स्ट्रक्चर्स बनाओ, क्योंकि अब मैं ना आपको रिंग स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको ग्लूकोज क्या किसी का भी स्ट्रक्चर रटना ना पड़े। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट रिंग वाला बना के दे दिया है, बट आप कभी भी गलत ना करो, और क्योंकि ये चीजें आके आपको काम भी आएगी इसलिए आपको बनाना है प्रॉपर, ठीक है ना। यस हो गया यहां तक। अब हम अगले पेज में इसी को लिख रहे हैं। अभी हम स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनाना सीखेंगे। देखो कैसे, अब आपको मैंने बनाना सिखा दिया है ना, अब आप मेरे से बोर्ड से कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद से बेटा क्या कीजिए, लेफ्ट साइड में स्ट्रेट चेन बनाइए ग्लूकोज का, और मैं उसी से बेटा पेंसिल से बनाना ताकि मिटा सको, मैं उसी से आपको राइट साइड में उसी के बगल में आपको मैं रिंग फॉर्म बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। देखो तो यहां बन गया हमारा क्या, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ऐसे बोलो कि मैम ने कैसे बनाना सिखाया तुम्हें। मैम ने कहा सबसे पहले नंबरिंग करो, तो हमने मैम नंबरिंग कर दी। मैम ने कहा 6 कार्बन वाला है, हमने 6 कार्बन बना दिए। मैम ने कहा ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो मैम एल्डिहाइड बना दिया। मैम ने कहा थर्ड कार्बन से आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन राइट साइड पे होता है, OH अपोजिट, बाकी सब में उल्टा। मैम हमने बना लिया, ये तो अब हम सपने में भी नहीं भूलेंगे बेटा, इतना इजी स्ट्रक्चर है। अब मैम इसी से रिंग फॉर्म कैसे बन सकती है ये सिखाओ। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनाने वाले हैं। और याद रखिए बेटा, किसी का भी जब हम रिंग फॉर्म बनाते हैं तो वो इसी प्रकार से इसी रूल को फॉलो करता है। हम बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट हमें थोड़े से बेसिक समझ में आ जाए, उतना ही हमारे लिए काफी है, बिकॉज हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, लग रहा होगा तुम्हें, बट हम पढ़ नहीं रहे हैं।
जब भी बेटा स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनाना होता है तो आप पहले ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूं। जब भी ग्लूकोज या किसी के भी स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनानी होती है तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है? 5th कार्बन, क्योंकि हमारे 6 कार्बन वाला शुगर है। अगर 5 कार्बन वाला शुगर होता तो सेकेंड लास्ट कार्बन होता 4th। अगर 7 कार्बन वाला शुगर होता तो सेकेंड लास्ट कार्बन होता 6th। हम कह रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बनानी है तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, यहां पे सेकेंड लास्ट कार्बन है हमारा 5th कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन को अटैच करना होता है इस ऑक्सीजन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच करना है मुझे ऑलवेज। अब यहां फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, जहां फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो वहां कीटोन से अटैच करेंगे। इस ऑक्सीजन से मुझे इस कार्बन को जोड़ना है। बट प्रॉब्लम ये है ना मैम कि इस कार्बन को तो ऑलरेडी इस OH से मोहब्बत है बेटा। अब इस OH को धोखा देना पड़ेगा बेटा जिंदगी में, इसको धोखा देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर बेटा ये देखो, अगर बेटा ये इस OH को धोखा नहीं देगा तो बेटा ये ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाएगा बेटा। तो इसको इस OH को बेटा अपने दिल से निकालना पड़ेगा, तभी तो बेटा किसी और के लिए जगह क्रिएट कर पाएगा। इस OH को इससे हटा दिया मैंने। और आप याद रखिए, जब भी आप सेकेंड लास्ट कार्बन का अटैक करवाते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में, हमेशा उसके बगल में जो ग्रुप जुड़ा होगा ना उसको आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप उसको हटाओगे नहीं तब तक वो बेटा अगले ग्रुप के साथ जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। पर बेटा रोने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। तुम भी इस OH की तरह हो बेटा, यू आर नॉट लेस देन दिस OH, यू आर ऑल्सो OH इन somebody's life, okay, who will create space for somebody else and will throw you like OH, okay, but remember this OH still can survive। ये OH फिर भी जिएगा बेटा, जिएगा। ये OH जीता है, अपनी जगह बनाता है, लेकिन जगह वही बनाता है बेटा जहां इसको इज्जत मिलती है, जहां इसको प्यार मिलता है। जहां इसको धोखा मिला ये उसके घर को छोड़ देता है। और देखो कहां इसको जगह मिलती है बेटा, देखो बहुत मस्ती करते हो यार तुम लोग। इस OH को बेटा कहां जगह मिलती है? इस OH को कहता है ये कार्बन, कहता है पल पल तुमसे होके कार्बन दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। अब अटैच हो गए हो तो यही रहना, अटैच हो गए हो तो यही रहना, ठीक है ना। अभी देखो ये OH को ना जगह मिली यहां। हमने क्या किया बेटा, ये जो डबल बॉन्ड था ना इसके बॉन्ड को फ्री कर दिया। और हर बार ऐसा ही होता है, आप चाहे एल्डिहाइड के साथ जोड़े, आप चाहे कीटोन के साथ जोड़े, हमेशा याद रखिए जब भी आप सेकेंड लास्ट कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे उसके साथ जो भी ग्रुप अटैच होता है उसको हटा के हमेशा कहां अटैच किया जाता है? जो भी आपका फंक्शनल कार्बन है उसके बॉन्ड को फ्री करके वहां OH के लिए बेटा हमने जगह बना दी। आप मुझे बताइए ये चीज आपको समझ में आई? अब बेटा देखो, आप ये ग्लूकोज के लिए बनाओ, आप चाहे फ्रक्टोज के लिए बनाओ, गैलेक्टोज के लिए बनाओ, मैनोज के लिए बनाओ, अगर आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता है ना स्ट्रेट चेन, तो आप उसके रिंग फॉर्म ऑटोमेटिकली बना सकते हो, क्योंकि सब में सेम रूल फॉलो होता है। सेकेंड लास्ट कार्बन, फंक्शनल कार्बन। अगर आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता है कि वो कैसा बनता है, या गैलेक्टोज पता है, आप सबका बना सकते हो। हमें सबका नहीं बनाना है, हमें तो सिर्फ ग्लूकोज का बना के देखना है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब यहां पे देखो आपको एक रिंग बनते हुए दिख रही है कि नहीं बेटा? तुम्हें तो जिंदगी में रिंग दिखेगी नहीं, पर देख लो यहां, क्या यहां आपको एक रिंग बनते हुए दिख रही है? आपको फॉलो करना है बेटा। ये कार्बन जुड़ा इस ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन जुड़ा इस कार्बन से, फिर ये कार्बन जुड़ा इस कार्बन से, फिर ये कार्बन से, ये कार्बन से, और ये कार्बन, ये बन रहा है एक रिंग। मेरे प्यारे सपोलो, ये बन रहा है एक रिंग, दिख रहा है आपको? अभी वैसे नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये ऐसा ही रिंग बनता है। दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग बेटा, और आपको यही रिंग बनानी है। और मैं आपको यही एग्जैक्ट चीज यहां पे अभी दिखाऊंगी, देखो। अच्छा, जब आपने ये रिंग बनाई तो इस रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं? रिंग के अंदर की मैं बात कर रही हूं। इस रिंग के अंदर कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5। मैम अगर रिंग के अंदर 5 कार्बन दिख रहे हैं तो विद इन द रिंग अगर 5 कार्बन होते हैं तो क्या बनता है मैम? पायरिनोज या फ्यूरिनोज? बनता है पायरिनोज रिंग। देखिए मेरे प्यारे साथियों, रिंग में सबसे पहले नंबरिंग करने का बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाने का। अब मैं आपको बिल्कुल समझा रही हूं क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे भी ये रिलेट नहीं करता था रिंग और रिंग में ग्रुप्स, तो मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है ना। अभी देखिए
एक्चुअल में रिंग कैसी है बेटा? एक्चुअल में रिंग ऐसी है। एक्चुअल में हम बोर्ड में बना रहे हैं तो हम बोर्ड में ऐसे बना रहे हैं बेटा, बट एक्चुअल में ये रिंग कैसी है? एक्चुअल में ये रिंग ऐसी है। दिस इज द रिंग। मानते हो कि नहीं? ठीक है ना। अब आपको बेटा क्या रिलेट करना है ना, आपको यहां पे देखना है, आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा है, फिर उससे कौन जुड़ा है, फिर उससे कौन जुड़ा है, फिर उससे कौन जुड़ा है, और इससे अल्टीमेटली कौन जुड़ा है। पहले तो आप रिंग में इसे फॉलो करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। देखो, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन जुड़ा है। इस ऑक्सीजन से फर्स्ट कार्बन जुड़ा है, थम्स अप दे दो, यस मैम। इस फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा है? सेकंड कार्बन। क्या फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन जुड़ा है? यस मैम। इस सेकंड कार्बन से थर्ड जुड़ा है, थर्ड से फोर्थ जुड़ा है, और फोर्थ से फिफ्थ जुड़ा है। सेकंड से थर्ड जुड़ा है, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ कार्बन जुड़ा है। हर कॉर्नर पे कार्बन है। और मैम फिफ्थ कार्बन किससे मोहब्बत हो गई इसको बेटा? इस ऑक्सीजन से। तो ये फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ये फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा है मैम? ऑक्सीजन से। मुझे बताइए, किसी को कोई दुखदर्द समस्या? किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा? ठीक है। अब मैं आपको रिंग समझाने जा रही हूँ कि रिंग्स पे जो ग्रुप लगे हुए ये कैसे ग्रुप्स होते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, इतनी केमिस्ट्री तो तुम पढ़ते हो। अगर मैं बेटा ग्रुप देखो, ये रिंग है आपका, रिंग में बेटा ग्रुप्स लगे होते हैं ऐसे। वो तो हम बेटा वहां बना रहे हैं तो ऐसे बना रहे हैं। हर कॉर्नर, हर कार्बन पे जो तुम्हें ग्रुप्स दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं। अगर मैं कहूं बेटा कि आपका जो कार्बन है उस पे ग्रुप्स ऐसे लगे हुए हैं, इसका मतलब वो जो राइट साइड, लोअर साइड, वो जो मैं बता रही थी वो ये है। जो भी चीजें आपको स्ट्रेट चेन में राइट साइड पे दिखती है बेटा, वो चीज रिंग में हमेशा नीचे बनाई जाएगी। इस कार्बन से एक तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इस कार्बन से एक तो ये कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन भी जुड़ा है। दो वैलेंसी तो आपने इसकी पूरी कर दी ना, दो बाकी है। एक ऊपर ग्रुप है, एक नीचे ग्रुप है। जो भी चीज बेटा आपके स्ट्रेट चेन में, जो भी ग्रुप आपके स्ट्रेट चेन में राइट साइड पे होती है, वो रिंग में हमेशा नीचे की तरफ होती है। और मैंने थर्ड कार्बन से आइडेंटिफाई पता है क्यों करवाया था? क्योंकि आप सबसे पहले जब भी रिंग बनाते हैं, एक तो आपने देख लिया कि रिंग में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, आपने पायरेनोज बना दिया, आपने नंबरिंग कर दी। जब भी आप रिंग बनाते हैं आप सबसे पहले थर्ड कार्बन करते हैं। आप सबसे पहले बेटा थर्ड कार्बन को मतलब लेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड कार्बन पे तो आपको क्लियरली पता है ये इकलौता ऐसा कार्बन था जहां हाइड्रोजन राइट साइड पे था, यानी कि वो हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा, OH ऊपर होगा, बाकी सब में अपोजिट, बाकी सब में अपोजिट। मुझे बताओ हाँ या ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे सपोलों, ध्यान दीजिएगा मेरे सपोलों। देखो ध्यान दीजिए, देखो फोर्थ कार्बन पे भी HOH लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे भी HOH लगा हुआ है, डायरेक्शन तो हमने देख ली। सेकंड कार्बन पर भी बेटा HOH लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर भी HOH लगा हुआ है। देखो फर्स्ट कार्बन पर भी HOH लगा हुआ है। ऑफ कोर्स फर्स्ट कार्बन सेकंड से भी जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, बट HOH है। बट अगर तुम फिफ्थ कार्बन को देखो तो फिफ्थ कार्बन पर बेटा मूर्ख लोगों जैसे HOH मत लगाना। फिफ्थ कार्बन पर एक बचा हुआ ग्रुप हाइड्रोजन है और दूसरा बचा हुआ ग्रुप CH2OH है बेटा, CH2OH। समझ गए? यस। फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोजन यहां और बल्कि ग्रुप यूजुअली ऊपर होता है, CH2OH। दिस इज द कार्बन नंबर 6। बताइए कितना इजी है स्ट्रक्चर बनाना। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया बेटा, ठीक है ना? एनी दुख दर्द समस्या? रिंग बनाइए, पहले अटैक आपने देख लिया। और आप पता है बेटा ग्लूकोज का जो ऐसे मैंने स्ट्रेट चेन बनवाया, बच्चा ना कभी स्ट्रक्चर नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता। आपको सपने में भी याद आएगा, और आप 2-3 बार ग्लूकोज बना लोगे ना बेटा, आपको कभी हो ही नहीं सकता आपको जिंदगी में बेटा स्ट्रक्चर भूले। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा अल्फा और बीटा फॉर्म पढ़ना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी आगे। ऐसे एक बार में जंप नहीं करेंगे। और DL फॉर्म तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी बेटा। कैपिटल D, कैपिटल L, स्मॉल d, स्मॉल n, दैट इज केमिस्ट्री, यू विल रीड इन केमिस्ट्री। अल्फा बीटा फॉर्म थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी। अभी के लिए तो आप याद रखिए कि ये मैंने रिंग फॉर्म बना दिया ग्लूकोज का। वैसे ही अल्फा ग्लूकोज है, बट क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगी। दिस इज द ग्लूकोज। अब देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि ना आपको समझ में आ जाए। मैं अल्फा ग्लूकोज लिख दे रही हूं, बट इसे अल्फा क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज अल्फा ग्लूकोज। सिंपल, मामला खत्म, ठीक है ना?
अब देखो जब हम दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरे स्ट्रक्चर में आपको बेटर समझ में आएगा और कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, और वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राइबोज हम पढ़ते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं हमारे पास, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए, है ना। इनमें शुगर्स होते हैं, इनमें कौन से शुगर होते हैं, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में होता है राइबोज शुगर, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। राइबोज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम दूसरा शुगर बनाने जा रहे हैं राइबोज शुगर, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अब आपको ना खुद करना है ये, तभी आप, ठीक है ना। सुनो अब आप बेटा क्या करोगे, इसमें आप खुद एफर्ट्स मारो, थोड़ी बहुत गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद से एफर्ट्स मारना, खुद से बना के देखना, मेरे से बोर्ड से छापना मत। मैं बात कर रही हूँ राइबोज शुगर की, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। जैसे हमने ग्लूकोज की बात की, मैं राइबोज की बात कर रही हूँ। राइबोज की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूं मैं। राइबोज शुगर फाउंड इन आरएनए, फाउंड इन आरएनए, आरएनए में मिलता है राइबोज शुगर। दूसरा पॉइंट, राइबोज शुगर जो होता है ये होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब मैम ने बता दिया कि 5 कार्बन वाला शुगर होता है पेंटोज शुगर। फिर बेटा राइबोज के बारे में मैं आपको बता दूं, राइबोज के बारे में कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि ये एक एल्डोज शुगर है। क्या बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, और इसकी एक इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, इसमें सारे OH राइट साइड पे होते हैं, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसमें जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी बनाओगे ऑल OH जो होंगे इसके राइट साइड पे होते हैं, सारे OH इसके राइट साइड पे होंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। समझ गए, यस यस। चलो अब इसका स्ट्रेट चेन बनाते हैं। सबसे पहले मैम आपने बताया 5 कार्बन, तो मैं 5 कार्बन बना लूं। सबसे पहले आपने कहा था नंबरिंग करनी है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। मैम आपने कहा ये एक एल्डिहाइड है, तो हम एल्डिहाइड को सबसे पहले प्लेस कर देते हैं, टर्मिनल पे होगा। और मैम आपने कहा तो ये तो सारे OH राइट साइड पे है, तो हम OH 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 H H H H H। मुझे बताओ स्ट्रेट चेन बनाने में किसी को कोई समस्या आई? स्ट्रेट चेन बनाने में ये तो बहुत ही इजी है, बताओ इजी है, इजी है, यस एवरीवन। अच्छा किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी कि मैम इस डायग्राम में हमने 5th कार्बन पर हाइड्रोजन को नीचे क्यों लगाया, है ना। क्योंकि बेटा जब भी कोई बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप को हम यूजुअली ऊपर लगाते हैं, दिस बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप ऑन टॉप, बल्की ग्रुप हमेशा ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। और इसमें फिर हाइड्रोजन इसलिए हमने नीचे लगाया है, ठीक है ना। चलो स्ट्रेट चेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रिंग फॉर्म बनाओ। क्या तुम स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म बना सकते हो? कैसे बना सकते हो बेटा? जो मैंने तुम्हें समझाया था, सेकेंड लास्ट कार्बन को अटैक करना है इसके साथ, तो मैम इसके पास दिल पे जगह क्रिएट करनी है, दिल में जगह क्रिएट करनी है, तो मैम इसके पास जो OH था उस OH को हटाना पड़ेगा। उस OH को सहारा कौन देगा? इसके डबल बॉन्ड को फ्री कर दो। उस OH को सहारा कौन देगा? इसके डबल बॉन्ड को फ्री कर दो। इसके डबल बॉन्ड को फ्री कर दिया तो यहां आपने OH लगा दिया। बताओ समझ में आई बात? यहां से OH को हटाया, यहां OH को लगा दिया, सेम वही चीज की सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है ना। हाँ फॉर स्टेबिलिटी ऑब्वियसली, ठीक है ना। ज्यादा केमिस्ट्री मत झाड़ो बेटा, केमिस्ट्री में तुम्हारे कितने नंबर आते हैं देखो, नंबरों पे बात करना। अभी तुम्हारा पूरा रिजल्ट निकलवा लूंगी मैं, है ना। सारी फिजिक्स सारी केमिस्ट्री बायोलॉजी में मत निकालो। हाँ चलो 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 आओ देखो, अब यहां पे तुम्हें रिंग बनते हुए दिख रहा है बेटा। अब रिंग को ऑब्जर्व करो, रिंग में कितने कार्बन है, इस रिंग में कितने कार्बन है मेरे प्यारे सपोलो? देखो कितने कार्बन थे, कितने कार्बन थे भाई, कितने कार्बन है? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कैसी रिंग बननी चाहिए बेटा? अगर विद इन द रिंग 4 कार्बन है तो कैसी रिंग बननी चाहिए? फ्यूरिनोज रिंग बनेगी, फ्यूरिनोज रिंग।
बनाओ फ्यूरिनोज रिंग और ग्रुप्स को खुद प्लेस करो बेटा। बन गई फ्यूरिनोज रिंग, खुद से बनाओ और फिर बेटा मैच करना, ठीक है ना। और नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से स्टार्ट कर रहे हो बेटा, देखो इस ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 1 जुड़ा है तो कार्बन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। यहां तो सारे OH बेटा राइट साइड पे है, यहां तो सारे OH बेटा राइट साइड पे है ना, सारे OH राइट साइड पे है। यहां OH H, सेकंड पे भी OH H, थर्ड पे भी OH H। फोर्थ कार्बन एक ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन है और जिसमें बेटा ये बल्कि ग्रुप CH2OH है। तो आप सारे OH को राइट साइड प्लेस कर दो, राइट साइड का मतलब रिंग के नीचे, और यहां बस फोर्थ कार्बन पर आपको लगाना है CH2OH और हाइड्रोजन। खत्म। बताओ क्या समस्या है, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो राइबोस का है भी या नहीं। अगर आपने कंसेप्ट समझा है ना तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया। दैट इज द पॉइंट। बताइए हाँ या ना। क्लियर है। मैं ना साथ के साथ, इसी के साथ मैं आपको डीएनए का भी शुगर दिखा देती हूं, क्योंकि डीएनए का शुगर जो होता है वो राइबोस जैसा ही दिखता है, बस उन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे धरती पे पहले कौन आया, आरएनए आया या डीएनए आया, कौन आया धरती पे पहले, बताओ। सही बनाया तुमने, सही बनाया ना तुमने, ठीक है। अच्छा, कौन आया पहले बेटा धरती पे, पहले कौन आया था, आरएनए आया था या डीएनए आया था। हमारा सबसे पहला जो वर्ल्ड था जब आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे, सो दैट इज आरएनए वर्ल्ड। पहले आरएनए आया था, आरएनए आया था मतलब आरएनए का शुगर आया था, मतलब कि राइबोस शुगर आया था। और आरएनए से ही एक्चुअल में बेटा मॉडिफिकेशन होके क्या बना बेटा, आरएनए से मॉडिफिकेशन होके बना आपका डीएनए। डीएनए फिर स्टेबल हो गया, आरएनए वाज नॉट स्टेबल, आरएनए वाज हैविंग बेटा राइबोस शुगर, और आरएनए के ही मॉडिफिकेशन से आरएनए में चेंजेस हुए तो बना बेटा आपका डीएनए। तो हम डीएनए में जो शुगर पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, एक्चुअल में उसे डिराइव्ड शुगर बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड शुगर बेटा, डिराइव्ड शुगर का मतलब होता है जो शुगर से डिराइव्ड हुआ हो, उसी से बना हो। राइबोज से ही डिराइव हुआ, राइबोज से ही बना, कौन बना बेटा, डीऑक्सीराइबोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डीएनए आरएनए के बारे में आगे पढ़ना भी है न्यूक्लिक एसिड्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ना है 12वीं कक्षा में अगर पास हुए तो, है ना। तो बनाते हैं भाइयों और बहनों। देखो मैं एक शुगर बना रही हूं नंबर 3, ये भी मोनोसैकेराइड है ना, दिस इज डीऑक्सीराइबोज। अगेन तुम बना सकते हो, मैं तो डायरेक्ट, अब बेटा डायरेक्ट आपको रिंग फॉर्म ही बनानी है। क्या हुआ बेटा, कहाँ गया हमारा पेन, हमने 3 लिखा था ना, 3 इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे बना होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में मैं कहना चाहूंगी, इट इज अ डिराइव्ड शुगर। And what is the meaning of derived sugar? Derived sugar means it is derived from, it is derived from राइबोज, उसी से बना, उसके मॉडिफिकेशन से बना। जब मैं डीऑक्सीराइबोज की बात करती हूं, सो इट इज फाउंड इन डीएनए। और बेटा अगर ये, आप मुझे एक इंफॉर्मेशन दीजिए, अगर ये डीएनए का जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज, अगर ये राइबोज से बना तो क्या ये एक एल्डिहाइड वाला शुगर होगा, यस और नो, बताओ। हाँ, क्या ये एक एल्डो शुगर होगा, होगा या नहीं, बोलो होगा या नहीं, होगा। और क्या ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होगा या नहीं, ऑब्वियसली होगा। बताओ यस, बताओ यस और नो। क्या हुआ, भूत भूत क्यों लिख रहे हो, अपनी शक्ल देख ली क्या बेटा। फाउंड इन डीएनए, ये भी फिर पेंटोज ही तो है, और ये भी बेटा एल्डोज है,
अब मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताती हूँ, देखो यहां मैं बनाती हूं राइबोज, दिस इज राइबोज। पहले मैं राइबोज बनाऊंगी फिर मैं डिराइव्ड बनाऊंगी, ठीक है ना। देखो पहले राइबोज बना रही हूं, राइबोज में 1 2 3 4 और यहां 5th कार्बन होगा, ठीक है ना। सो दिस इज HOH HOH HOH, सारे OH राइट साइड, ठीक है ना। और 5th कार्बन पर CH2OH एंड H। क्या ये हमारा आरएनए वाला शुगर है? आरएनए वाला राइबोज शुगर है, बिल्कुल मैम। अब मैम इसी से तो डिराइव करना है ना, धरती पे सबसे पहले ये राइबोज शुगर आया था, ठीक है ना। यस, धरती पे सबसे पहले बेटा ये राइबोज शुगर आया था। राइबोज शुगर में मॉडिफिकेशन हुई मेरे प्यारे सपोलो, क्या मॉडिफिकेशन हुई? राइबोज से डिराइव हुआ है, एक्चुअल में होती है डीऑक्सीजनेशन, एक्चुअल में होती है डीऑक्सीजनेशन एट कार्बन नंबर 2। सेकेंड कार्बन पर बेटा डीऑक्सीजनेशन हो गई, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आप जब इसको डिटेल में आगे पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे ये स्टेबिलिटी के लिए ही किया गया, ये स्टेबिलिटी के लिए किया गया। देखो मैंने सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन कर दी, बाकी सबको सेम रखा। देखो फर्स्ट कार्बन HOH, थर्ड कार्बन HOH, 5th कार्बन CH2OH एंड H। बस सेकेंड कार्बन ऐसा था जहां HOH की जगह मैंने H लिखा हुआ है। देखो मैंने क्या किया है, सिंपली डीऑक्सीजनेशन, मैंने इस ऑक्सीजन को हटा दिया है भाई। इस OH में ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन आई हैव रिमूव्ड, दिस ऑक्सीजन आई हैव रिमूव्ड, मैंने कर दिया डीऑक्सीजनेशन, इसीलिए तो ये डिराइव्ड शुगर कहलाता है। दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। बताइए किसी को भी कोई बेटा दुख, दर्द, समस्या? क्या कह रहे हो, मेरे पीछे कोई है? बहुत लोग हैं बेटा, सही बोल रहे हो तुम, ट्रू ट्रू ट्रू। चलो ठीक है, हाथ धो के पड़े हो, तुम ही मेरे पीछे पड़े हो भाई, हाथ धो के। चलो डन, डन हो गया, करेक्ट है, इजी पीजी, ओके जी। हाँ मस्त कॉन्सेप्ट, मोनोसैकेराइड समझ में आए? अल्फा बीटा फॉर्म समझा दूं, अल्फा बीटा फॉर्म समझा दूं कैसे होता है अल्फा बीटा फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन। एनसीईआरटी में तो देखो बेटा मोनोसैकेराइड्स के हिसाब से तुम्हें सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो मैं आपको समझाती हूँ एक और, बेटा एक बार ही देखो एनसीईआरटी में ये जो पेज दिया हुआ है ना, ये वाला जो पेज जिसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें ये 2 ही स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ग्लूकोज का और राइबोज का। तो आप एक बार ही देख लो इसको भी, C6H12O6, C6H12O6, दिस इज बेटा ग्लूकोज। कुछ भी समझाया नहीं हुआ है, सपोले तो रट के चले आते आधे। ये बनाया हुआ है बेटा राइबोज, C5H10O5, ये बनाया हुआ है आपका राइबोज का स्ट्रक्चर। यही 2 स्ट्रक्चर बना के बताए, लेकिन डीऑक्सी राइबोज को भी आगे डिफाइन किया है, इसलिए मैंने डीऑक्सी राइबोज भी तुम्हें बता दिया है। एक चीज और हमें समझना है बेटा, ठीक है ना, एंड दैट इज अल्फा बीटा फॉर्म। ये आपको चैप्टर में आगे काम आएगा, इसीलिए मैं आपको अल्फा बीटा फॉर्म बता देती हूँ, ठीक है ना। शुगर में क्या होता है, शुगर में देयर आर फॉर्म्स कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। सो sugars have alpha and beta form, sugar have alpha form and beta form, alpha form and beta form, समझे, ठीक है ना। अब बेटा होता क्या अल्फा और बीटा फॉर्म, मैं आपको ना रटवाने की जगह स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। देखते हैं आप में, पहले हम बचपन में वो गेम्स नहीं खेलते थे, 2 पिक्चर्स दी होती थी, फिर बोलते थे, दोनों सेम दिखते थे बट दोनों में हमें डिफरेंसेस पता करने होते थे कि 6 डिफरेंसेस निकालो दोनों डायग्राम में, है ना।
वैसे ही मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखते हैं तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। ऑब्वियसली कर लोगे, इतने मूर्ख तो बेटा तुम नहीं हो शायद। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस दिख रहा है आपको, लेकिन आप कार्बन नंबर 1 मत बोलिए, आपको बोलना है हमेशा फंक्शनल ग्रुप कार्बन, क्योंकि हर शुगर का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन नंबर 1 नहीं होता। जो एल्डिहाइड वाले होते हैं उनका तो कार्बन नंबर 1 फंक्शनल होता है, लेकिन अगर कोई बेटा फ्रक्टोज है जैसे, उसका फंक्शनल कार्बन, क्योंकि वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो उसका फंक्शनल कार्बन जो होता है कार्बन नंबर 2 होता है। आपको हमेशा बोलना है फंक्शनल कार्बन ग्रुप। आपका जो फंक्शनल कार्बन है, ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड है, उसका कार्बन नंबर 1 फंक्शनल कार्बन था। जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है, जो कि ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 है, अगर आपके कार्बन नंबर 1 मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर अगर आपको OH नीचे दिखता है, जो आप यूजुअली स्ट्रक्चर्स बनाते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया, वो आप हमेशा अल्फा फॉर्म बनाते हो। लेकिन अगर उसी फंक्शनल कार्बन पर OH की पोजीशन आपने ऊपर कर दी, रिवर्स कर दिया बेसिकली पोजीशन, तो वो बीटा फॉर्म बन जाते हैं। आपको सिर्फ किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल कार्बन पर OH की पोजीशन देखनी है। अगर आप जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, आप हमेशा बेटा बनाते हो अल्फा फॉर्म, उसमें OH हमेशा नीचे बनाते हो, जो मैंने आपको बनाना सिखाया। बट अगर आप OH को ऊपर कर देते हो फंक्शनल कार्बन पर, तो वही बन जाता है बीटा फॉर्म। दैट्स इट, दैट्स इट। तो मैं आपको यहां पे एक नोट डाल के छोटी सी बात लिख देती हूं, किसी भी शुगर में चेक फंक्शनल कार्बन, फंक्शनल कार्बन अगर OH अपर है तो ये होता है बीटा फॉर्म, लेकिन आप जो यूजुअली स्ट्रक्चर्स बनाते हो आप अल्फा फॉर्म बनाते हो। अगर OH नीचे है, मैं नीचे ही लिखने वाली थी, अपर की जगह, अपर में लोअर की जगह नीचे लिखने वाली थी मैं, अगर नीचे है तो वो हो जाता है अल्फा फॉर्म। वी यूजुअली मेक अल्फा फॉर्म, और आप घबराए ना, आप हमेशा अल्फा फॉर्म बनाया कीजिए बेटा, ऑलवेज मेक अल्फा फॉर्म, और अल्फा को ही बीटा में कन्वर्ट कर दो, रटना थोड़ी है। आप अल्फा फॉर्म बनाया करो और अल्फा को ही बीटा में कन्वर्ट कर दिया करो। बीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, OH की पोजीशन रिवर्स कर दोगे, सिंपल। बताइए यस और नो, बताइए यस और नो। किसी को कोई बेटा समस्या, आगे बढ़े। जिया बेटा फिर से तू अगर फालतू की बातें कर रही है तो बेटा मत कर बहन। बेटा मेरे जिया में दर्द हो रहा है, जिया प्लीज मत कीजिए यार। ऑलवेज कार्बन 1 होगा बेटा, क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, क्या बोला मैंने अभी तुम्हें, क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑलवेज कार्बन 1 होगा। बेटा या तो तू मजाक कर रही है मेरे साथ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, और अगर तू सच में बेटा पागल हो चुकी है बेटा, क्या कर रही है तू, हाँ जिया बेटा तेरा जेन्युइन डाउट है या तू मजाक कर रही है, हाँ। मैंने बोला फंक्शनल कार्बन ग्रुप यहां दिख नहीं रहा है बेटा, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सब में फर्स्ट कार्बन थोड़ी होता है, मजाक ना करो बेटा प्लीज, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी से कुछ रीड कराने लायक फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जिंदाबाद, कुछ दिया ही नहीं है बेटा। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बताती हूं, फिर आते हैं क्या, फिर आते हैं
नंबर 2 कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो आपके पॉलीसैकेराइड्स में इस्तेमाल होंगे, बाकी और कोई ओलिगोसैकेराइड्स में आपको बना के नहीं बताऊंगी, सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको एंजाइम्स पढ़ते वक्त में भी काम आएंगे, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। यस देखो, जब आप ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हो तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 से लेके 9 शुगर्स कंबाइन करते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, मोतियों को कैसे जोड़ोगे बेटा? तुम्हारा बस चले तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम तो गम से जोड़ दोगे, बट एक्चुअल में बेटा मतलब धागे से जोड़ना पड़ेगा ना, मतलब कि बॉन्ड बनाना पड़ेगा भैया। अगर मेरे को ओलिगोसैकेराइड्स बनाने हैं, चाहे 2 शुगर को जोड़ना है, चाहे 3 शुगर को जोड़ना है, चाहे 4 को जोड़ना है, चाहे 5 को जोड़ना है, अगर मुझे शुगर्स को कंबाइन करना है तो बेटा मेरे को बॉन्ड बनाने का है, मेरे को बॉन्ड बनाने का है। और कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड बनाने का है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे जब मैं प्रोटीन्स बनाऊंगी तो मेरे को बॉन्ड बनाने का है पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे में न्यूक्लिक एसिड्स बनाऊंगी तो मेरे को बॉन्ड बनाने का है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मेरे प्यारे सपोलो, समझ रहे हो? यस, समझ रहे हो? यस। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको ओलिगोसैकेराइड्स तो एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं है, बट क्योंकि ग्लाइकोजन बनाना आपको एनसीईआरटी में सिखाया है और वो आपको कतई समझ नहीं आएगा अगर आपको 2 ग्लूकोज को जोड़ना ना आए, तो एनसीईआरटी धरी की धरी रह जाएगी। तो आपको 2 ग्लूकोज को जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोजन बनाते वक्त भी हम ग्लूकोज को जोड़ते ही हैं, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूं यार देखो, मेरे को तो बाकी से मतलब नहीं है, मैं आपको डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको आगे काम आएंगे। डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाते थे ना बेटा, तो ये वाली चीज काम में आती थी हमेशा। डाइसैकेराइड्स मतलब 2 शुगर जुड़ रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जैसे माल्टोज होता है, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। जैसे लैक्टोज होता है, जैसे सुक्रोज होता है। ये नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जूलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। देखो, जब मैं माल्टोज की बात कर रही हूं तो माल्टोज पता है कैसे बनता है, 2 अल्फा ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। डाइसैकेराइड है ना, तो मेरे को बताना है कि कौन से डाइसैकेराइड जुड़े हैं। जब मैं बेटा लैक्टोज बनाने की बात करूंगी तो इसमें जुड़ता है बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। अभी तुमने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बना के बताया। मैं पहले बताती थी बेटा सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है एज पर करंट सिलेबस। तो सुक्रोज में होता है क्या बेटा, अल्फा ग्लूकोज एक और एक होता है बीटा फ्रक्टोज, एक होता है बीटा फ्रक्टोज। ये डाइसैकेराइड है। मुझे किससे मतलब है, मैं तुम्हें ये माल्टोज बनाना सिखाऊंगी और मैं तुम्हें इसीलिए माल्टोज बनाना सिखाऊंगी क्योंकि बेटा वो आपके ग्लाइकोजन में काम आने वाला है, ठीक है। आज के लिए लास्ट मैं तुम्हें बताऊंगी माल्टोज का स्ट्रक्चर, उसके बाद छुट्टी, चाहे टाइम बचेगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो, मैं माल्टोज बना के तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बोला काम आएगा आगे। मैंने तुम्हें बोला कि माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़ती हैं। मैं एक बात लिख देती हूं यहां, whenever 2 sugars combine, whenever 2 sugars combine, glycosidic linkage is formed। बेटा 2 शुगर्स ही नहीं, इनफैक्ट 2 शुगर्स ही नहीं, मैं माल्टोज के लिए लिख रही हूं 2 शुगर। कोई भी शुगर्स कंबाइन करे, 2 कंबाइन करे, 3 शुगर कंबाइन करे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखती है, ठीक है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म्ड, और जब भी ये फॉर्म होता है तो पानी लॉस होता है, भी दिखाऊंगी, विद अ लॉस ऑफ वाटर, विद अ लॉस ऑफ वाटर H2O। अब मैं आपको दिखाती हूं, देखो 2 ग्लूकोज को बगल बगल में बनाओ, अगल बगल में 2 ग्लूकोज को बनाओ, इतना तो तुम्हें अब बेटा बनाना आ गया है, चीटिंग मत करना। 2 अल्फा ग्लूकोज अगल बगल में बनाओ, इसी को तो जोड़ना है। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रही हूं जैसे पेपर में टॉपर बच्चे बेटा अपना छुपाते हैं ना कंटेंट, कि कोई देख ना ले, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रही हूं बट मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं
उस टॉपर बच्ची की तरह नहीं हूं बेटा, आई एम गुड गर्ल। टॉपर्स भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बनो मत, पढ़ के जाया करो। टॉपर ने तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है पेपर दिखाने की। एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच पढ़ो खुद नहीं, और ब्लेम डालो कि बंदा मेरे को दिखा नहीं रहा है पेपर में। वाह भाई वाह भाई वाह। ओ एच एच CH2OH and H HOH HOH OH H HOH CH2OH and H। बताओ, 2 ग्लूकोज बनाए? हाँ, 2 ग्लूकोज साइड बाय साइड तुम सारे बना पाए, हाँ या ना? ये 4th कार्बन मेरा थोड़ा उल्टा बन गया है ना? मिस्टेक पता कर पा रहे हो या नहीं? यहाँ H यहाँ होना चाहिए, OH यहाँ होना चाहिए, अब करेक्ट हो गया। मेरा 4th कार्बन गलत हो गया था। पहले आप बनाइए और बताइए कि आपने 2 ग्लूकोज बनाया। हाँ हाँ, रॉन्ग को हमने राइट कर लिया है भाई। बताओ, आप लोग बना पाए? 2 ग्लूकोज को बना पाए? एक बारी देख लीजिए, 2 ग्लूकोज को बना पाए आप? यस। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, वो भी अल्फा ग्लूकोज है, दोनों को आपको जोड़ना है। दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो अल्फा ग्लूकोज। नाउ यू वांट टू मेक अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊंगी, ठीक है ना। H2O निकालते हैं बेटा। H2O ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूंगी कि नहीं बन सकता ऐसे में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। और अगर बेटा आप ऐसे H2O को निकालेंगे तो आपका कभी भी वो वाला बॉन्ड नहीं दिखेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं दिखेगी। तो आप इस तरीके से H2O को नहीं निकाल पाएंगे। आपको H2O को रिमूव करना है तो आप ऐसे H2O को रिमूव कीजिए। अब देखिए, ये O तो बेटा इसके साथ जुड़ा हुआ है ना एक्चुअल में, थोड़ा सा मैं ना, नहीं तो बच्चों को तो मौत आती है आधे, केमिस्ट्री में भी गोल है ना डब्बा। ये OH, मेरे को ऐसे बेटा H2O को निकालना है, तभी ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब देखो कैसे हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, यही बनाती हूँ, नहीं तो ना तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी, तो मैं यही बना देती हूँ H2O लॉस करके। ये आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, बना लो बस, बना लो बस। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां हो गया CH2OH, यहां हो गया H, यहां हो गया H, यहां हो गया OH, यहां हो गया OH, यहां हो गया H, यहां हो गया H, यहां हो गया OH। इसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी यही बॉन्ड बना के। ये हो गया दूसरा वाला ग्लूकोज। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th, ठीक है ना। ये हो गया CH2OH और यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया HOH HOH, बाकी को तो छेड़ा ही नहीं है ना, OH। बेटा आप ध्यान दो, अब ध्यान दो बेटा, यस। देखो बाकी को ग्रुप को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान किस पे देना है, फर्स्ट वाले कार्बन पर और 4th वाले कार्बन पर। बाकी से मुझे मतलब नहीं है। सारा जो कार्यक्रम हो रहा है ये इस वाले के फर्स्ट कार्बन, इस वाले के 4th कार्बन के बीच में हो रहा है। तो पहली बात तो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो हाइड्रोजन लगा दो ऊपर। अब जो नीचे का बॉन्ड है इस पे ध्यान देना बेटा, इसके नीचे जो बॉन्ड था जिसपे OH लगा हुआ है, अब वो बॉन्ड तो खाली हो चुका है क्योंकि H2O माइनस किया है ना मैंने, माइनस H2O किया है। तो H2O में से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये OH पूरा हट गया है। अब ये बॉन्ड नीचे लगाने की जगह, ये बॉन्ड को ऐसे खाली करने की जगह, वर्टिकल लगाने की जगह आप ऐसे कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, बॉन्ड तो खाली हो गया है ना भाई। अब इस 4th कार्बन पे ध्यान दो, इस 4th कार्बन पर ये जो OH था इसमें से H जा चुका है बट ऑक्सीजन बचा हुआ है।
अब उस ऑक्सीजन को ऐसे लगाने की बजाय, इस ऑक्सीजन को ऐसे लगाने की बजाय इस ऑक्सीजन को कैसे लगाओगे बेटा, इस ऑक्सीजन को ऐसे लगाओ। अरे भाई बताओ समझा कि नहीं, कि किया कैसे। और अगर बेटा तुम ऐसे H2O निकालते ना तो आप कभी भी ये बीच में ऑक्सीजन ला ही नहीं पाते, आप ऐसा बॉन्ड बना ही नहीं पाते। आप घर में ट्राई करना, आप ट्राई करना, आप बना ही नहीं पाते। और पता है बेटा ये जो बॉन्ड बना, अब अगली क्लास में आपको, जिसने इस क्लास को बिल्कुल भी बेटा ये लास्ट के स्ट्रक्चर को टाइम पास जैसे पढ़ा है ना, फिर ग्लाइकोजन में भी टाइम पास करना। मैं वापस से नहीं बताऊंगी कि ये कैसे बनता है, अगर आपने आज की क्लास में टाइम पास किया है। यही तो इंपॉर्टेंट है। इस बॉन्ड को पता है क्या बोलते हैं, इस लिंकेज को पता है क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक तो बोलते ही हैं, बट इसे स्पेसिफिकली बोला जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 क्यों, अल्फा क्यों, क्योंकि बेटा आपकी अल्फा सब यूनिट्स जुड़ रही हैं। 1,4 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए अल्फा 1,4 लिंकेज। आपको समझ नहीं आ सकता अगर आप इसको इतने बेसिक से ना पढ़ो तो। मैंने पूरी बेसिक्स बताई है, और मैंने इसलिए बताई है ताकि कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल जीरो आता हो ना, उसको भी समझ आए आगे आने वाली क्लासेस में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना मैम। ये एक ऑक्सीजन कहां गया, ओलिविया बेटा यार H2O माइनस किया है ना यार। ग्लाइकोजन क्या है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ी थी कि खा गई थी? हाँ वेरी गुड भूमि, वेरी गुड। डन। अब अगली क्लास में यहां से बेटा किया जाएगा कंटिन्यू। आई होप ग्लूकोज तुम्हारे सपने में आए, उसी से नीट में सिलेक्शन होगा बेटा। अगर रात कली तुम्हारे ख्वाब में आ गई तो सिलेक्शन नहीं होगा ना बेटा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे नीट का एग्जाम बेटा हो चुका था। ठीक है ना अब मैं बेटा इससे पहले कि तुम सुना मुझे कुछ भी स्पैम करो, मैं आपको सुना देती हूँ 2 गाना, रिपीट टेलीकास्ट होगा, कोई बात नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है बेटा, आपको तो रिलैक्स करना है क्लास के बाद, तो आप इस गाने से ही रिलैक्स कर लो। ठीक है हाँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है 2 पल का, छाकर ढल जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Thank you so much. I will see you all super soon in the next lecture. Do let me know in the comment section कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, और हम मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में। ठीक है बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल।